रमन पेशे से एक सिविल इंजीनियर था। साल 2026 की शुरुआत में उसकी पोस्टिंग धर्मपुर गांव में हुई थी, जहां एक नए बांध का काम चल रहा था। धर्मपुर एक ऐसा गांव था जहां पर सूरज ढलने के बाद सन्नाटा पसरा नहीं रहता, बल्कि सन्नाटा खुद चीखने लगता है। जनवरी की कड़कड़ाती रात में रमन अपनी जीप से हेड ऑफिस से काम खत्म करके वापस धर्मपुर लौट रहा था। कोहरा इतना घना था कि गाड़ी की हेडलाइट की रोशनी भी रास्ता नहीं ढूंढ पा रही थी। तभी अचानक उसकी नजर हाईवे के किनारे पर पड़ी। वहां उसे एक पेड़ के नीचे उसे कुछ दिखाई दिया। रमन ने जीप की रफ्तार धीमी की। हेडलाइट के धुंधले उजाले में उसने देखा कि वहां कोई औरत बैठी थी, जिसने खुद को पूरी तरह से एक काले शॉल में ढक रखा था। उसके हाथ में एक छोटा सा नवजात बच्चा था। रमन ने अपने मन में सोचा, इतनी करकराती रात में इस सुनसान हाईवे पर भला कौन हो सकता है? रमन ने जीप रोकी और उससे पूछा, आप कौन हैं? इस सुनसान रास्ते पर इतनी रात को क्या कर रही हो? सब ठीक तो है? अगर कहीं जाना है तो मुझे बताओ, मैं छोड़ देता हूं। वो औरत धीरे से उठी और धीरे से बोली, मेरा बच्चा बहुत बीमार है, मुझे डॉक्टर के पास जाना है। औरत की बेबसी देखकर रमन का दिल पसीज गया। उसने उस औरत को अपनी जीप में पीछे बैठा लिया। आगे गांव में एक अस्पताल है, मैं आपको वहीं लेकर चलता हूं। औरत बिना कुछ बोले पीछे बैठ गई। पूरे रास्ते जीप के अंदर एक अजीब सी खामोशी थी। हीटर ऑन था, फिर भी पीछे के हिस्से से बर्फीली हवा आ रही थी। रमन ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो उसे सिर्फ काला शॉल दिखाई दिया। वो औरत नहीं। ये खौफनाक नजारा देख रमन के माथे पर पसीना आ गया और वो डरने लगा। जैसे ही जीप धर्मपुर गांव के सरकारी अस्पताल के सामने पहुंची, रमन ने राहत की सांस लेते हुए कहा, हम पहुंच गए। मगर पीछे से कोई आवाज नहीं आई। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसके होश उड़ गए। पीछे की सीट पूरी तरह खाली थी, वहां कोई औरत नहीं थी। ये सब देखकर रमन के रोंगटे खड़े हो गए। वो हड़बड़ाकर जीप से बाहर निकला कि शायद वो औरत बिना बताए रास्ते में ही कहीं उतर गई होगी। लेकिन तभी उसे गाड़ी की पिछली सीट से किसी के रोने की बेहद हल्की सी आवाज आई। उसने कांपते हाथों से टॉर्च जलाई और रोशनी पीछे की सीट पर डाली। औरत तो गायब थी, लेकिन वहां काले कपड़े की एक पोटली पड़ी थी। गौर से देखने पर रमन के होश उड़ गए। उस काले कपड़े में लिपटा हुआ एक छोटा सा नवजात बच्चा वहीं पड़ा हुआ था। रमन हड़बड़ाते हुए उस बीमार बच्चे को गोद में उठाकर अस्पताल के अंदर भागा। उस वक्त रात की ड्यूटी पर डॉक्टर नेहा शर्मा मौजूद थी। उसने हांफते हुए बच्चे की बीमारी के बारे में डॉक्टर को बताया। डॉक्टर ने तुरंत बच्चे को अपने हाथ में लिया और उसे देखने लगी। बच्चे को देखते ही डॉक्टर के चेहरे का रंग उड़ गया और उनके हाथ बुरी तरह कांपने लगे और वो रमन की तरफ देखने लगी। रमन, तुम इसे कहां से लाए हो? ये तुम्हें कहां से मिला? मुझे ये हाईवे पर एक औरत के पास मिला, जो अचानक गायब हो गई। क्यों? क्या हुआ डॉक्टर? क्या ये ठीक है? इस बच्चे के दिल की धड़कन सामान्य इंसानों जैसी नहीं है। इसकी धड़कन बहुत तेज चल रही है और इसके शरीर का तापमान बहुत ठंडा है। ये कोई सामान्य बच्चा नहीं है। रमन ने आगे बढ़कर बच्चे को देखा। बच्चे की त्वचा का रंग असामान्य रूप से नीला था। ठीक उसी पल बच्चे ने अचानक अपनी आंखें खोल दी। उसकी आंखें सामान्य इंसानों जैसी बिल्कुल नहीं थीं। पुतलियों की जगह सोने जैसा गहरा पीला रंग था जो चमक रहा था। ये कोई इंसानी बच्चा नहीं है रमन। धर्मपुर के पुराने लोग कहते हैं कि इस जंगल में जिन्न की आत्माओं का बसेरा है। ये किसी जिन्न का बच्चा है। इसे यही छोड़ दो और पुलिस को इस बच्चे के बारे में बता दो। लेकिन रमन एक पढ़ा लिखा इंजीनियर था। वो इन बातों पर यकीन नहीं करता था। डॉक्टर साहिबा, जो भी हो, आखिर है तो ये एक बच्चा ही। रात बहुत हो चुकी है, इतनी रात में इसे मैं यहाँ अकेले नहीं छोड़ सकता। पुलिस सुबह आएगी, इससे अपने साथ क्वार्टर पर ले जाता हूँ और वही इसकी देखभाल करूंगा। रमन उस बच्चे को अपने सरकारी क्वार्टर पर ले आया और उसे बिस्तर पर सुला दिया। दिन भर की थकान की वजह से रमन को नींद आने लगी थी और वो भी वही सो गया। लेकिन रात के ठीक 2 बजे किचन से बर्तन गिरने की आवाज आई। बर्तनों की आवाज से रमन की नींद टूट गई। उसने सोचा चूहे या बिल्ली होंगे। वो दबे पांव किचन की ओर बढ़ा।
लेकिन उसने बच्चे की तरफ ध्यान नहीं दिया। जैसे ही उसने रसोई की ओर देखा, किचन के खौफनाक नजारे ने उसके होश उड़ा दिए। वो छोटा सा बच्चा जो कुछ घंटे पहले ठीक से हिल भी नहीं पा रहा था, वो किचन के स्लैब पर बैठा हुआ था और वो कच्चा मीट अपने छोटे छोटे नुकीले दांतों से चबा रहा था। बच्चे ने अपनी पीली आंखों से रमन की तरफ देखा। रमन ये सब देखकर बहुत डर गया। वो डर के मारे पीछे हटा तो वो किचन के दरवाजे से टकरा गया। जैसे ही रमन की नजर भटकी, उतने में ही बच्चा स्लैब से गायब हो चुका था। रमन ने घबराकर चारों तरफ देखा, बच्चा कहीं भी नहीं था। तभी उसे अपने सिर के ठीक ऊपर से एक अजीब सी सांस लेने की आवाज आई। रमन ने ऊपर की तरफ देखा। वो बच्चा छिपकली की तरह छत से चिपका हुआ था और रमन को देखकर वो बच्चा गुर्रा रहा था। उसकी गुर्राहट किसी बच्चे जैसी नहीं, बल्कि किसी जंगली जानवर जैसी थी। खौफ से कांपते रमन की चीख निकल गई। बच्चा छत से नीचे कूदा और सीधा दौड़ता हुआ कमरे में जाकर बिस्तर पर ऐसे लेट गया जैसे वो गहरी नींद में सो रहा हो। उसकी त्वचा का रंग अब नीले से बदलकर हल्का सामान्य दिखने लगा था। ये सब देखकर रमन बहुत बुरी तरह डर गया था, या वो पूरी रात सो नहीं पाया था। अगली सुबह रमन उस बच्चे को लेकर सीधे गांव के पुजारी जी के पास गया। पुजारी जी को वहां की लोक कथाओं और जिन की आत्माओं के बारे में पहले से ही पता था। जब रमन ने उन्हें रात के बारे में पूरी बात बताई तो पुजारी जी ने सबसे पहले बच्चे को देखा। उस बच्चे को देखकर पुजारी जी बहुत हैरान हो गए। रमन बेटा, तुमने बहुत बड़ी भूल कर दी। ये बच्चा कोई सामान्य बच्चा नहीं है। जो औरत तुम्हें हाईवे पर मिली वो कोई इंसान नहीं बल्कि अमीना थी, एक भटकी हुई जिन। जिन्नातों की दुनिया में भी कायदे कानून होते हैं। जब कोई जिन इंसानी दुनिया में आकर किसी से रिश्ता बनाता है या उनके कबीले में लड़ाई होती है तो उनके बच्चों को मार दिया जाता है। अमीना अपने बच्चे को बचाने के लिए भाग रही थी। लेकिन वो मेरे पास ही क्यों आई और वो खुद कहाँ गायब हो गई? जिन बहुत चालाक होते हैं। वो जानती थी कि अगर वो पकड़ी गई तो उसका बच्चा भी मारा जाएगा। इसलिए उसने तुम्हें चुना क्योंकि तुम्हारा दिल साफ था। वो खुद को बचाने के लिए दूसरी दुनिया में चली गई, लेकिन बच्चे को तुम्हारे पास छोड़ गई। लेकिन याद रखना, उस बच्चे की खुशबू अब उस कबीले के सरदार धनुष तक पहुंच चुकी होगी। वो उसे ढूंढते हुए जरूर आएगा। रमन ने घबराकर पूछा, तो मुझे क्या करना चाहिए? आज रात अमावस्या की रात है। आज के दिन जिन्न सबसे ज्यादा ताकतवर होते हैं। तुम्हें उस बच्चे को आधी रात से पहले वापस उसी पेड़ के नीचे छोड़ना होगा जहां वो मिला था। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो आज रात धर्मपुर गांव में तबाही मच जाएगी। उसी दिन रमन वापस घर आया। शाम होते ही धर्मपुर गांव के आसमान पर काले घने बादल छाने लगे। हवाएं तेज चलने लगी। रमन ने बच्चे को देखा। बच्चा बहुत शांत था और लगातार रमन की तरफ देख रहा था। उसकी आंखों में बेबसी थी, जैसे वो रमन से मदद मांग रहा हो। रात के 10 बज चुके थे। रमन ने बच्चे को एक कपड़े में लपेटा और अपनी गोद में उठाया। अपनी जीप की तरफ बढ़ा। उसने बच्चे को जीप की पिछली सीट पर लेटा दिया और खुद आगे बैठ गया। उसी समय पूरे गांव की बिजली चली गई। दूर जंगलों से भेड़ियों और कुत्तों के रोने की डरावनी आवाजें आने लगीं। रमन ने अपनी जीप स्टार्ट की और हाईवे की तरफ बढ़ गया। तभी रास्ते में जीप के सामने अचानक एक बहुत बड़ा बवंडर उठा। धूल और सूखी पत्तियों का वो बवंडर जीप के ठीक सामने आकर रुक गया। तभी रमन ने डर के मारे अपनी जीप रोक दी। बवंडर के बीच में से एक विशाल धुएं से बनी आकृति निकली। उसकी ऊंचाई लगभग 10 फीट थी और उसकी आंखें लाल थीं। वो जिन्नातों के कबीले का सरदार धनुष था। इंसान, इस बच्चे को मेरे हवाले कर दो। वो हमारे कबीले का कलंक है। जीप की पिछली सीट पर काले कपड़े में लिपटा बच्चा जोर जोर से रोने लगा। उसके रोने की आवाज में इतना दर्द था कि रमन का दिल पसीज गया। रमन को समझ आ गया कि अगर उसने बच्चे को इसे सौंप दिया तो ये इसे मार देगा। रमन को पुजारी जी की बात याद आई, जिन केवल समझौते या मजबूत इरादों से पीछे हटते हैं। रमन ने जिन के सामने चिल्लाकर कहा, यह बच्चा अब मेरा है और इंसानों के कानून के मुताबिक मैं इसे किसी हत्यारे के हाथ में नहीं सौंप सकता।
धनुष गुस्से में चिल्लाया और उसने जीप पर हमला करने के लिए अपना विशाल हाथ उठाया। उसी पल हाईवे के दूसरी तरफ से एक और सफेद साया तेजी से आया। वह अमीना थी, उस बच्चे की मां। उसने धनुष के सामने आकर उसे रोक लिया। दोनों सायों के बीच हवा में ही एक भयानक जंग छिड़ गई। जंग के बीच ही अमीना ने रमन की तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने अपनी भाषा में कुछ कहा जिसका मतलब रमन समझ गया। इसे लेकर भागो। रमन ने बिना वक्त गवाए जीप को पीछे किया और पूरी ताकत से एक्सीलेटर दबाकर वहां से वापस गांव की तरफ भाग निकला। तेज तूफान और जंगलों में बिजलियां कड़क रही थीं। महाशक्तियों को टकराने की आवाजें आ रही थीं। रमन सीधा धर्मपुर गांव के सबसे पुराने मंदिर में जाकर रुका, जहां पुजारी जी और गांव के कुछ और लोग मशाले लेकर खड़े थे। पवित्र स्थान होने के कारण कोई भी बुरी शक्ति वहां कदम नहीं रख सकती थी। सुबह तक रमन और बच्चा वहीं रहे। जब सूरज निकला तो तूफान पूरी तरह थम चुका था। जंगल शांत था, जैसे रात को वहां कुछ हुआ ही ना हो। रमन उस बच्चे को लेकर अपने क्वार्टर पर आ गया और उसने एक फैसला किया कि धर्मपुर गांव अब उस बच्चे के लिए सुरक्षित नहीं है। उसने उसी दिन अपना ट्रांसफर शहर में करवा लिया। वो बच्चे को अपने साथ शहर ले आया, जहां भीड़ भाड़ में किसी को उसके वजूद का पता न चल सके। आज उस बात को बीते कई साल हो चुके हैं। रमन ने उस बच्चे का नाम अब आरव रखा है। आरव अब बड़ा हो रहा है। वो स्कूल जाता है, खेलता है और बिल्कुल आम बच्चों जैसा दिखता है, लेकिन कभी कभी तेज धूप में उसकी आंखें हल्की पीली चमकती हैं और वो आज भी रात के अंधेरे में आसमान की तरफ देखकर अपनी मां को याद करता है। रमन ये जानता है कि वो एक जिन्न का बच्चा है, लेकिन उसके लिए वो सिर्फ उसका बेटा है। और वो ये भी जानता है कि अमीना ने अपनी जान देकर अपने बच्चे की रक्षा की थी और अब ये जिम्मेदारी उसकी है।